सौर मंडल में वर्तमान में 8 ग्रह हैं। मुझे याद है पहले तो 9 हुआ करते थे, लेकिन प्लूटो को हाँ, प्लूटो का बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया है। बौना ग्रह। हाँ, और इन 8 ग्रहों को भी मतलब 2 मुख्य भागों में बांटा गया है। 4 आंतरिक ग्रह जिन्हें हम इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और 4 बाहरी ग्रह आउटर प्लैनेट्स। और इनको अलग करने वाली एक पट्टी जैसी है ना? जी, क्षुद्र ग्रह की पट्टी यानी एस्टेरॉयड बेल्ट, ये इन दोनों समूहों के ठीक बीच में स्थित है। तो आंतरिक ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक वाले हुए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। एकदम सही। और बाहरी ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सूर्य से दूरी के हिसाब से इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पहले 4 तो हो गए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और फिर अगले 4 बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हाँ, अब अगर आकार की बात करें तो यहाँ क्रम थोड़ा बदल जाता है, घटते क्रम में, मतलब सबसे बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। अच्छा। क्रम कुछ इस तरह है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये चारों बाहरी ग्रह ही आकार में सबसे बड़े हैं। और इसके बाद नंबर आता है हमारी पृथ्वी का। जी। फिर शुक्र, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, उसके बाद मंगल, और सबसे छोटा है बुध। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ज्यादातर ग्रह जो हैं वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। हाँ। लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो उल्टी दिशा में, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। कौन कौन से? ये हैं शुक्र और अरुण। और इसी वजह से इन ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में होता है और सूर्यास्त पूर्व में, यानी शुक्र। और बाहरी ग्रहों में आखिरी से दूसरा ग्रह यानी अरुण। अच्छा, ये बढ़िया है। तो चलिए एक एक करके ग्रहों को देखते हैं। शुरुआत बुध से करते हैं। मर्क्यूरी, ये सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका कोई उपग्रह नहीं है ना? जी, बुध और शुक्र दोनों का कोई उपग्रह नहीं है। और बुध सूर्य की परिक्रमा सबसे तेजी से करता है, सिर्फ 88 दिनों में। सिर्फ 88 दिन? हाँ, और यहाँ वायुमंडल तो है नहीं, इसलिए दिन बहुत ज्यादा गर्म होते हैं, लगभग 427 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा। और रातें उतनी ही बर्फीली, -173 डिग्री सेल्सियस तक। तापांतर मतलब तापमान का अंतर लगभग 600 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। बाप रे। अब आते हैं शुक्र पर, वीनस। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम, सबसे चमकीला और सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी यही है। इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बिल्कुल, इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये सुबह और शाम को आसानी से दिखता है। हाँ। और इसका आकार, घनत्व, व्यास सब कुछ पृथ्वी के लगभग समान है। हाँ, इसीलिए इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन या भगिनी ग्रह भी कहते हैं। जी। इसके बाद है हमारी पृथ्वी, अर्थ, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन है, और जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। और पृथ्वी पर जीवन की एक बड़ी वजह इसका अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकाव होना भी है। इसी झुकाव के कारण यहाँ मौसम में परिवर्तन होता है। अच्छा। ये अपना एक चक्कर, मतलब एक घूर्णन, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। और सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में से लगते हैं 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड। हाँ, और यही जो अतिरिक्त समय है 5 घंटे 48 मिनट वाला, यही हर 4 साल में एक लीप ईयर बना देता है। बिल्कुल। एक और बात, पृथ्वी जब सूर्य के सबसे निकट होती है, जो कि 3 जनवरी को होता है, तो उस स्थिति को उपसौर या पेरीहेलियन कहते हैं। और जब सबसे दूर होती है 4 जुलाई को, तो उसे अपसौर कहते हैं, अफेलियन। जी। चलिए अब चलते हैं मंगल पर, मार्स। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। वो शायद आयरन ऑक्साइड की वजह से है ना? हाँ, वहाँ आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी के बाद अगर कहीं जीवन की संभावना है तो वो मंगल पर ही है। इसके उपग्रह भी हैं? हाँ, 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। और जो डीमोस है वो पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। अच्छा। जी। और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मॉन्स, वो भी मंगल पर स्थित है। अब आते हैं बाहरी ग्रहों पर। सबसे पहले बृहस्पति, जुपिटर। यह तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा। और ये अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है, लगभग 10 घंटे में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है। सिर्फ 10 घंटे में? जी। इसका एक उपग्रह है गैनीमीड। ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है।
बुध ग्रह से भी बड़ा है, मैंने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल। बृहस्पति के बाद है शनि, सैटर्न। ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और इसकी सबसे बड़ी पहचान तो इसके चारों ओर के छल्ले हैं। 7 वलय हैं, है ना? जी, 7 मुख्य वलय हैं और इसका घनत्व इतना कम है, मतलब इतना कम कि अगर इसे पानी में रखा जाए तो ये तैरेगा, डूबेगा नहीं। सच में? ये तो कमाल है। हाँ, इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है और एक ताज़ा जानकारी ये है कि अब सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के ही पास हैं, 82। अच्छा, पहले बृहस्पति के पास थे। जी, अब शनि ने उसे पीछे छोड़ दिया है। अगला ग्रह है अरुण, यूरेनस। ये आकार में तीसरा सबसे बड़ा है और ये अपने अक्ष पर बहुत ज्यादा झुका हुआ है ना, लगभग 98 डिग्री तक। हाँ, और इसी वजह से ये लेटा हुआ ग्रह जैसा प्रतीत होता है। इसका रंग भी कुछ अलग है। जी, मीथेन गैस की अधिकता के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है और इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। और अब आखिरी ग्रह वरुण, नेपट्यून। ये सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। हाँ, और सबसे दूर होने के कारण यह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लेता है। कितना समय? लगभग 165 वर्ष। 165 साल? जी, इसका प्रमुख उपग्रह ट्राइटन है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। हाँ, ये एक ऐसा विषय है जिसमें सच कहूं तो हम आज भी पूरी तरह से सब कुछ नहीं जानते। मतलब वैज्ञानिकों में भी इस पर अभी मतभेद हैं। बिल्कुल, क्योंकि हम सीधे तौर पर पृथ्वी के केंद्र तक तो पहुंच ही नहीं सकते, तो जो भी जानकारी है वो अप्रत्यक्ष स्रोतों से है। जैसे कि तापमान, दबाव या फिर भूकंपीय तरंगें। हाँ बिल्कुल, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूकंपीय तरंगे ही हैं। लेकिन एक और बहुत दिलचस्प तथ्य है। वो क्या? ये कि पृथ्वी के अंदर हम जैसे जैसे नीचे जाते हैं, हर 32 मीटर पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। हर 32 मीटर पर 1 डिग्री? तो केंद्र तक पहुंचते पहुंचते तो तापमान बहुत ही ज्यादा हो जाता होगा। बहुत ज्यादा। खैर, इसकी संरचना को समझने के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तरबूज का? हाँ बिल्कुल, तरबूज का। जैसे हम तरबूज का एक टुकड़ा काटकर उसके अंदर की परतें देख लेते हैं ना, छिलका, फिर गूदा, फिर बीज। बस वैसे ही पृथ्वी को भी हम 3 मुख्य भागों में बांटकर समझते हैं। ठीक है, तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? सबसे ऊपरी परत है क्रस्ट, यानी भूपरपट्टी। ठीक है। उसके बीच का हिस्सा है मैंटल और सबसे अंदरूनी जो केंद्र है वो है कोर। क्रस्ट, मैंटल और कोर। तो चलिए सबसे बाहरी परत से शुरू करते हैं, जहां हम रहते हैं, क्रस्ट से। बिल्कुल, क्रस्ट पृथ्वी का कह सकते हैं कि छिलका है, सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत। लेकिन इसकी मोटाई तो हर जगह एक जैसी नहीं होगी, महाद्वीपों पर अलग, महासागरों में अलग। सही, महासागरों के नीचे ये काफी पतली होती है, मतलब औसतन सिर्फ 5 किलोमीटर। सिर्फ 5 किलोमीटर? हाँ, और वहीं महाद्वीपों के नीचे इसकी औसत मोटाई लगभग 30 किलोमीटर तक होती है। अच्छा। और ये बनी किस चीज से है? इसका निर्माण मुख्य रूप से 2 तत्वों से हुआ है, सिलिका और एल्यूमिनियम। सिलिका और एल्यूमिनियम। अच्छा, इसीलिए इस परत को सियाल भी कहते हैं। बिल्कुल, सिलिका का S और एल्यूमिनियम का Al मिलाकर बना सियाल। और इसका घनत्व, मतलब डेंसिटी, वो कितनी है? क्रस्ट का औसत घनत्व लगभग 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, और इस परत को लिथोस्फीयर भी कहते हैं, है ना? हाँ, इसे लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल भी कहा जाता है। चलिए तो क्रस्ट के नीचे चलते हैं। अगली परत है मैंटल। हाँ, मैंटल, और ये पृथ्वी की सबसे विशाल परत है। विशाल मतलब पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 83% और द्रव्यमान का 67% हिस्सा अकेले मैंटल ही है। 83%? ये तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब हम जिस जमीन पर हैं वो तो बस एक पतली सी पपड़ी है। एक तरह से हाँ, असली खेल तो मैंटल में ही चल रहा है। ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से। सिलिका और मैग्नीशियम? तो इसका भी कोई छोटा नाम होगा? हाँ, जैसे सियाल था वैसे ये है सीमा। सिलिका का SI और मैग्नीशियम का मा। अच्छा, सियाल फिर सीमा। और ये जो ज्वालामुखी फटते हैं, तो लावा कहाँ से आता है? इसी परत से? काफी गहराई तक होगी। हाँ, इसकी मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर है। 2900 किलोमीटर? और जाहिर है ये क्रस्ट से ज्यादा घनी भी है। इसका औसत घनत्व 3.5 से 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक होता है। ओह, तो सियाल हल्की है और सीमा भारी है, इसीलिए सियाल ऊपर तैर रही है। बिल्कुल सही समझा आपने।
मेंटल को कुछ और नाम भी दिए गए हैं। जैसे कि इसे पायरोस्फीयर भी कहते हैं और वाइट ऑफ द अर्थ भी। वाइट ऑफ द अर्थ, ये थोड़ा अजीब नाम है। हाँ, ये एक पुराना नाम है, पर पायरोस्फीयर ज्यादा सटीक है क्योंकि पायरो का मतलब आग होता है। जो इसके ज्वालामुखी स्वभाव को दिखाता है। ठीक है, तो अब हम पृथ्वी के दिल में पहुंच रहे हैं। सबसे भीतरी हिस्सा कोर। बिल्कुल। पृथ्वी का केंद्रीय भाग, जिसे क्रोड भी कहते हैं, ये पृथ्वी के कुल आयतन का लगभग 16% है। और ये सबसे भारी तत्वों से बना होगा, है ना? हाँ, इसका निर्माण हुआ है मुख्य रूप से निकिल और लोहे से। निकेल और लोहा, तो इसका नाम हुआ निफे। एकदम सही। निकिल का नी और फेरस का फे मिलाकर निफे। तो ये क्रम पूरा हुआ, सबसे ऊपर सियाल, बीच में सीमा और सबसे नीचे निफे। हाँ, और ये तीनों नाम भूविज्ञानी एडवर्ड स्वेस ने बताए थे। और जाहिर है इसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा। इस परत का औसत घनत्व 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तक है। इसे बैरिस्फीयर भी कहा जाता है। तो एक आसान तरीका है याद रखने का, निफे सबसे नीचे है और अल्फाबेट में भी सियाल ए सीमा एम से पहले आता है। ये अच्छा तरीका है, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है ना। वैज्ञानिकों ने इन 3 मुख्य परतों को भी आगे बांटा है। हाँ बिल्कुल, आगे के अध्ययन में पता चला कि ये परतें भी एक समान नहीं है, तो इन तीनों को भी 2-2 उपभागों में बांटा गया। जैसे ऊपरी और निचला क्रस्ट। हाँ, ऊपरी और निचला क्रस्ट, ऊपरी और निचला मैंटल और बाहरी और आंतरिक कोर। और इन परतों को जो रेखाएं अलग करती हैं, उन्हें कुछ कहते हैं, है ना? उन्हें असंबद्धता, डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है, और इनसे जुड़े सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। अच्छा, तो ये महत्वपूर्ण है। बहुत। तो पहले 2 मुख्य परतों को अलग करने वाली रेखाएं देखते हैं। ठीक है। क्रस्ट और मेंटल के बीच जो सीमा है उसे कहते हैं मोहो असंबद्धता। मोहो, ठीक है। और मेंटल और कोर के बीच? मेंटल और कोर के बीच की सीमा को गुटेनबर्ग असंबद्धता। गुटेनबर्ग। मोहो और गुटेनबर्ग, ये 2 तो हो गई मुख्य सीमाएं। हाँ, अब आते हैं उन सीमाओं पर जो एक ही परत के 2 उपभागों को अलग करती हैं। ओके। तो ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच है कोनराड असंबद्धता। कोनराड। फिर ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल के बीच आती है रिपेटी असंबद्धता। रेपेटी। और आखिर में बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच है लेहमैन असंबद्धता। बाप रे, कोनराड, मोहो, रिपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ये तो 5 नाम। अब अगला चैप्टर देखते हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जी। पृथ्वी पर किसी भी जगह की जो भौगोलिक स्थिति है, उसका पता इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं से लगाया जाता है। लेकिन ये रेखाएं असल में तो है नहीं, है हाँ, ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये पूरी तरह से काल्पनिक है, एक सिस्टम बनाया गया है। अच्छा। तो अक्षांश और देशांतर में, मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में मूल अंतर क्या है? इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ग्लोब पर जो क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल रेखाएं हैं, उन्हें अक्षांश कहते हैं। लेटी हुई रेखाएं। हाँ, लेटी हुई रेखाएं। और जो सीधी यानी वर्टिकल रेखाएं हैं, उन्हें देशांतर कहते हैं। और जब ये मिलती हैं तो एक जाल जैसा बनता है। बिल्कुल, उस जाल को ग्रिड कहा जाता है और हर लोकेशन का पता उसी ग्रिड पर होता है। ठीक है, तो चलिए अक्षांश रेखाओं को पहले समझते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रेखा कौन सी है? सबसे मुख्य है पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच 0 डिग्री अक्षांश रेखा। भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इक्वेटर, ये पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एकदम सही। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और कर्क और मकर रेखाएं, वो भी बहुत सुनी है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। भूमध्य रेखा से अगर आप 23-3.5 डिग्री उत्तर में जाएंगे तो वो है कर्क रेखा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जी। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिण में है मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, और वो आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्त भी होते हैं। हाँ, वो और ऊपर नीचे हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, आर्कटिक सर्कल। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। अच्छा, अब अक्षांश रेखाओं से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जो मतलब परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, जरूर। सबसे पहला तो ये कि किन्हीं भी 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहती है। कितनी होती है ये? ये होती है 111 किलोमीटर, और इनके बीच के क्षेत्र को जोन कहते हैं। जोन, ठीक है। और ये कुल कितनी रेखाएं हैं? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। इसमें एक छोटा सा मतभेद है।
अगर आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को रेखा माने तो कुल संख्या 181 है, और अगर उन्हें सिर्फ बिंदु माने? तो संख्या 179 है। समझ गया। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा तो भूमध्य रेखा ही होगी? जाहिर है, वो पृथ्वी के सबसे चौड़े हिस्से पर है। उसकी लंबाई करीब 40,075 किलोमीटर है। वाह! और सूर्य की स्थिति का इन रेखाओं से क्या संबंध है? ये कर्क और मकर रेखाएं इतनी खास क्यों हैं? खास इसलिए हैं क्योंकि सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो पूरे साल इन्हीं दो रेखाओं के बीच में पड़ती हैं। अच्छा, इनके बाहर कभी सीधी नहीं पड़ती? कभी नहीं। इसी वजह से 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। इसलिए ये उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। जी, और ठीक इसका उल्टा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के ठीक ऊपर होता है। जिससे ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन बन जाता है। बिल्कुल सही। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब उन देशों के बारे में कुछ जानते हैं जिनसे ये रेखाएं गुजरती हैं, जैसे भूमध्य रेखा, वो कहाँ-कहाँ से गुजरती है? भूमध्य रेखा कुल 13 देशों से होकर गुजरती है। 13 देशों से? हाँ, जैसे दक्षिण अमेरिका में इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील, अफ्रीका में केन्या, युगांडा, सोमालिया, और एशिया में मालदीव, इंडोनेशिया से भी। ठीक है। और मकर रेखा के बारे में क्या? मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। अच्छा। इसमें दक्षिण अमेरिका के चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील हैं, अफ्रीका के नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका हैं, और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी गुजरती है। और अब आते हैं कर्क रेखा पर, जो भारत के लिए खास है। जी हाँ, कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है। ये कुल 18 देशों से निकलती है। 18? हाँ, उत्तरी अमेरिका में मैक्सिको और बहामास, अफ्रीका में मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, और एशिया में सऊदी अरब, यूएई, और फिर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार और चीन। चलिए, ये तो अक्षांश की बात हुई। अब देशांतर रेखाओं पर आते हैं। ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। यानी जो खड़ी रेखाएं। हाँ, वर्टिकल लाइंस। ये कुल 360 होती हैं। 360 डिग्री की तरह। बिल्कुल। और दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे ज्यादा दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अच्छा, वो कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर्स। और इस दूरी को गोरे कहते हैं। गोरे, ये तो नया शब्द है। जी। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? हाँ, यही मेरा अगला सवाल था। तो देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम वाली रेखा। वही। यहीं से दुनिया का समय तय होता है। और इसके ठीक पीछे 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इंटरनेशनल डेट लाइन। तो समय की गणना होती कैसे है? इसका गणित बड़ा सीधा है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि 1 घंटे में 15 डिग्री। और 1 डिग्री घूमने में? 15 डिग्री के लिए 60 मिनट, तो 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। अच्छा, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। बस यही याद रखना है। अब ग्रीनविच रेखा से अगर आप पूर्व की ओर जाएंगे तो समय आगे जुड़ेगा, और पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय पीछे घटेगा। भारत का उदाहरण देकर समझाएं। जरूर। भारत का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। तो हम 82.5 को 4 मिनट से गुणा करेंगे। बिल्कुल। 82.5 गुणा 4, ये आता है 330 मिनट। 330 मिनट यानी 5.5 घंटे और 30 मिनट। एकदम सही। इसीलिए भारत का समय जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है। अब समझ आया ये 5.5 घंटे का लॉजिक कहाँ से आता है। जी। अब ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का क्या कॉन्सेप्ट है? ये हमेशा से बहुत कंफ्यूजिंग लगा। हाँ, ये वाकई में दिलचस्प है। ये 180 डिग्री देशांतर रेखा है जो ज्यादातर प्रशांत महासागर और बेरिंग जलडमरू मध्य से होकर गुजरती है। ठीक। नियम यह है कि इस रेखा को अगर आप पूर्व की ओर पार करते हैं तो 1 दिन कम हो जाता है, और पश्चिम की ओर पार करते हैं तो 1 दिन बढ़ जाता है। मतलब अगर मैं पश्चिम की तरफ जा रही हूँ और वहाँ रविवार है, तो रेखा पार करते ही सोमवार हो जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप पूर्व की तरफ आ रहे हैं और सोमवार है, तो रेखा पार करते ही वापस रविवार में आ जाएंगे। अरे वाह! इसी रेखा से दुनिया में तारीख बदलती है। क्या कुछ और भी ऐसे रोचक तत्व हैं इन रेखाओं से जुड़े हुए? हाँ, कुछ बहुत ही मजेदार तथ्य हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। बताइए। एक तो ये कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां से कर्क, भूमध्य और मकर तीनों मुख्य रेखाएं गुजरती हैं। तीनों? ये तो कमाल है। जी। और एक और बात, कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अच्छा, एक ही नदी 2 बार? हाँ, और इसी तरह अफ्रीका की ही
लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। और भारत में भी तो ऐसा कुछ है? सही पकड़ा। भारत की माही नदी वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, पृथ्वी का वायुमंडल। तो सबसे पहले वायुमंडल है क्या? सीधे शब्दों में अगर कहें तो किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसों का एक आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। और इसी वायुमंडल की वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। बिल्कुल, और इसके अध्ययन को भी मतलब इसकी स्टडी को भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा। हाँ, जो वायुमंडल की ऊपरी परत है उसके अध्ययन को कहते हैं वायु विज्ञान यानी एयरोलॉजी। एयरोलॉजी, ठीक है। और जो निचली परत है जहां हम रहते हैं, मौसम बनता है, उसके अध्ययन को कहते हैं ऋतु विज्ञान यानी कि मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो अब इस गैसीय आवरण की सबसे महत्वपूर्ण चीज पर आते हैं। इसमें कौन कौन सी गैसें हैं? हमारे वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग ऑक्सीजन ही सोचेंगे। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन सबसे ज्यादा है नाइट्रोजन, लगभग 78.08%। 78%? जी, ये एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। इसका सबसे बड़ा काम है आग को तेजी से फैलने से रोकना। मतलब ये आग को एक तरह से काबू में रखने में मदद करती है। सही कहा। और साथ ही ये पौधों के लिए प्रोटीन का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। अच्छा, और फिर दूसरे नंबर पर जो गैस है वो तो हम सबके लिए बेहद जरूरी है, ऑक्सीजन। बिल्कुल, ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 21% है, मतलब 20.95%। और इसे जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। हाँ, और ये आग जलाने में सहायता करती है, जो नाइट्रोजन के काम से एकदम उल्टा है। एक संतुलन बनाती हैं दोनों मिलकर। बिल्कुल, ऑक्सीजन के बिना हम कोई भी ईंधन नहीं जला सकते। और तीसरी सबसे बड़ी गैस कौन सी है? वो तो 1% से भी कम होगी। हाँ, तीसरे स्थान पर है ऑर्गन, 0.93%। ऑर्गन, इसका क्या इस्तेमाल होता है? इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट में किया जाता है, क्योंकि ये एक निष्क्रिय गैस है। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसका प्रतिशत तो बहुत ही कम है, लेकिन इसका असर बहुत ज्यादा है ना? हाँ, इसकी मात्रा सिर्फ 0.03% है। ये एक भारी गैस है, इसलिए ये वायुमंडल की निचली परत में ही ज्यादातर पाई जाती है। अच्छा। ये पौधों के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी हमारे लिए ऑक्सीजन, लेकिन यही गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार भी है। एक और गैस का जिक्र आता है जिसे भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, हाइड्रोजन। सही कहा, हाइड्रोजन वायुमंडल की सबसे हल्की गैस है। सबसे हल्की? हाँ, और इसके जलने पर बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है और कोई प्रदूषण भी नहीं होता, इसीलिए इसे भविष्य का ईंधन माना जा रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि ये जो वायुमंडल है ये किन परतों में बटा हुआ है। कुल 5 परतें हैं और इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के सबसे नजदीक से शुरू करते हैं। हाँ, क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे नीचे है शोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर। उसके ऊपर समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, फिर मध्य मंडल मीजोस्फियर, बीच में मध्य मंडल, फिर आयन मंडल आयोनोस्फेयर और सबसे बाहर है बाह्य मंडल एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहली और सबसे निचली परत शोभ मंडल। सारी हलचल तो यही होती है। बिल्कुल, ये पृथ्वी की सतह से लगभग 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। 18 किलोमीटर? हाँ, और मौसम से जुड़ी जितनी भी गतिविधियां हैं, जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, आंधी, बारिश, इंद्रधनुष का दिखना। हाँ, इंद्रधनुष भी, सब कुछ इसी परत में होता है। और यहाँ तापमान का क्या होता है? ऊपर जाने पर बढ़ता है या घटता है? शोभ मंडल में हर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आती है। अच्छा, मतलब ऊपर जाने पर ठंड बढ़ती है। जी, इसीलिए इसे संवहन मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो शोभ मंडल के ठीक ऊपर है समताप मंडल। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, समताप यानी समान तापमान। हाँ, काफी हद तक इस परत में तापमान लगभग समान रहता है और यहाँ कोई भी मौसमी घटना नहीं होती, एकदम शांत। ये कहाँ तक फैली है? ये 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। और इसी वजह से शायद हवाई जहाज इसी परत में उड़ाए जाते हैं ना? एकदम सही। मौसम साफ होने और तापमान स्थिर रहने के कारण वायुयान उड़ाने के लिए ये सबसे अच्छी परत मानी जाती है। और एक बहुत जरूरी चीज भी तो यहीं पाई जाती है। हाँ, ओजोन परत। ये हमें सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी यूवी रेस से बचाती है। और ओजोन परत की मोटाई को मापने की भी एक इकाई है। जी, उसे डॉप्सन इकाई या डॉप्सन यूनिट कहते हैं। डॉप्सन इकाई, ठीक है। अब आते हैं बीच की परत पर, मध्य मंडल
मीजोस्फीयर। ये 50 से 80 किलोमीटर तक फैली है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है हमारी पृथ्वी की रक्षा करना। रक्षा करना किससे? अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से। अच्छा, वो जो टूटे तारे दिखते हैं? हाँ, वो असल में टूटते तारे नहीं बल्कि उल्कापिंड होते हैं, जो इसी परत में आकर घर्षण की वजह से जलकर खत्म हो जाते हैं और पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाते। तो एक तरह से ये हमारा स्पेस शील्ड है, कह सकते हैं। ठीक है। मध्य मंडल के ऊपर है आयन मंडल। ये हमारे कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा मैंने पढ़ा है। हाँ, ये परत 80 से 400 किलोमीटर के बीच स्थित है। ये रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, मतलब रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, तो इसी वजह से रेडियो प्रसारण संभव होता है। बिल्कुल। और जितने भी हमारे संचार उपग्रह हैं, मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, वो ज्यादातर इसी आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। ताकि सिग्नल पूरी दुनिया में पहुंच सके। जी। और आखिर में सबसे बाहरी परत, बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर। ये वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। इसकी कोई तय ऊपरी सीमा नहीं है, ये धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी जो सबसे हल्की गैसें हैं, उनकी अधिकता होती है। वायुमंडल यहाँ बहुत ही विरल होता है। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। सबसे पहले ये समझते हैं कि ज्वालामुखी मतलब वॉल्केनो होता क्या है। अगर सीधे शब्दों में कहूँ तो ये धरती की सतह पर वो एक तरह का छेद या दरार है। बिल्कुल। जहां से पृथ्वी के अंदर का पिघला हुआ पदार्थ, जैसे लावा, राख और गैसें, हाँ, वो सब बाहर निकलता है। अच्छा। और यहाँ एक दिलचस्प पॉइंट ये है कि ज्वालामुखी विस्फोट में जो गैस सबसे ज्यादा निकलती है वो असल में जलवाष्प है। ओह, मुझे लगा था कोई और जहरीली गैस होगी। नहीं, जलवाष्प। इसकी मात्रा 60 से 90% तक हो सकती है। अच्छा। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड भी होती हैं, पर जलवाष्प ही मेन है। चलिए अब कुछ जरूरी शब्द समझ लेते हैं जो बार बार आएंगे, जैसे क्रेटर। क्रेटर वो ज्वालामुखी के ऊपर का कप के आकार का मुंह होता है, जहां से लावा बाहर आता है। बिल्कुल। और ये मैग्मा और लावा में क्या फर्क है? ये दोनों एक ही चीज है ना? हाँ, हैं तो एक ही चीज। दोनों पिघली हुई चट्टानें हैं, बस जगह का फर्क है। मतलब जब तक ये पिघला हुआ पदार्थ धरती के नीचे है, तब तक वो मैग्मा है। ओके। और जैसे ही वो ज्वालामुखी से बाहर निकलकर बहने लगता है, वो लावा कहलाता है। ठीक है, समझ गई। और एक शब्द है सिंडर। सिंडर मतलब जब लावा हवा में उछलता है और ठंडा होकर छोटे छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है। अच्छा, लावा के छोटे छोटे ठंडे टुकड़े। हाँ। तो ज्वालामुखियों को उनकी सक्रियता के आधार पर भी बांटा गया है ना? जी बिल्कुल। 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला तो हो गया सक्रिय ज्वालामुखी, यानी एक्टिव वोल्केनो। जैसा नाम से ही साफ है, इनसे लावा, गैस, राख, मतलब कुछ न कुछ हमेशा निकलता रहता है। ये हमेशा एक्टिव रहते हैं। हाँ। दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोर्मेंट वोल्केनो। ये वो हैं जो सालों से एक्टिव नहीं है, पर भविष्य में कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, एक तरह से सो रहे हैं। और तीसरा है शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ये वो हैं जो सालों से शांत हैं और भविष्य में भी इनके एक्टिव होने की कोई संभावना नहीं है। तो प्रसुप्त और शांत में ये अंतर समझना जरूरी है। बहुत जरूरी है। प्रसुप्त में संभावना बनी रहती है, कभी कभी गैस निकलने या कंपन होने जैसे संकेत भी मिलते हैं। और शांत मतलब एक तरह से मृत मान लिया जाता है। बिल्कुल, उसमें दोबारा विस्फोट का चांस लगभग ना के बराबर होता है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी एरिया की बात करते हैं, अग्निवलय या रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल जैसा क्षेत्र है। हाँ, और इसकी खासियत यह है कि दुनिया के ज्यादातर सक्रिय ज्वालामुखी इसी बेल्ट में है। अच्छा। हाँ, ये प्रशांत महासागर में अमेरिका और एशिया महाद्वीपों के तटों पर फैला हुआ है। तो जब भी अग्निवलय का जिक्र हो तो प्रशांत महासागर याद रखना है। एकदम। चलिए तो अब दुनिया भर के कुछ सबसे जरूरी ज्वालामुखियों पर नजर डालते हैं जो परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। बिल्कुल। शुरू करते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। यहाँ एक नाम आता है किलायू, हवाई द्वीप पर। किलायू बहुत महत्वपूर्ण है। इसे दुनिया का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, सबसे ज्यादा एक्टिव। हाँ, इसी वजह से वैज्ञानिक इस पर लगातार नजर रखते हैं। और हवाई में एक और भी है, मोनोलोआ। जी, मोनोलोआ भी वही है, और एक सेंट हेलेंस का नाम भी आता है अमेरिका में। ठीक है, अब चलते हैं इटली। इटली में भी बहुत प्रसिद्ध ज्वालामुखी हैं, जैसे कि माउंट एटना, ये तो बहुत फेमस है। हाँ, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और एक है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली भी सक्रिय है।
और इसकी एक खास बात है, क्या? इसमें लगातार मतलब नियमित अंतराल पर विस्फोट होते रहते हैं, जिससे आसपास रोशनी बनी रहती है। ओ, इसीलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन। बिल्कुल सही पकड़ा, क्योंकि ये भूमध्य सागर में एक द्वीप पर है और रात में इसके विस्फोट एक लाइट हाउस की तरह चमकते हैं। ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, इटली में एक और है विसुवियस, पर वो प्रसुप्त है। डोमेंट। जी। आगे बढ़ते हैं इंडोनेशिया की तरफ। इंडोनेशिया में दो नाम बहुत जरूरी हैं। क्राकाटोआ। हाँ, क्राकाटोआ, और दूसरा है माउंट मेरापी। ठीक है, क्राकाटोआ और माउंट मेरापी। अब आते हैं दक्षिण अमेरिका पर। यहाँ 3 नाम हैं और उनमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। हाँ, ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। पहला है कोटोपैक्सी, इक्वाडोर में। कोटोपैक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत। ओके। दूसरा है ओजोस डेल सलाडो, ये अर्जेंटीना चिली बॉर्डर पर है। और इसकी क्या खासियत है? ये दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अच्छा, हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड एक्टिव वोल्केनो। बिल्कुल। और तीसरा है एकांकागुआ, एंडीज पर्वतमाला पर। एकांकागुआ दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। एक्सटिंक्ट। हाँ, तो तीनों में फर्क साफ है। कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा पर्वत, ओजोस डेल सलाडो सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय, और एकांकागुआ सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी थी। आप कुछ और देशों के ज्वालामुखी भी देख लेते हैं। जी। ईरान में है देवबंद। हाँ, देवबंद। म्यांमार में माउंट पोपा। माउंट पोपा, जी। और तंजानिया में किलिमंजारो। किलिमंजारो तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी भी है। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। और अंटार्कटिका में भी ज्वालामुखी है। हाँ, एक है माउंट एरेबस। और वो एक्टिव है। बिल्कुल, माउंट एरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कमाल है। अब जापान की बात करते हैं। यहाँ के 2 नाम याद रखने। एक तो फुजियामा या माउंट फ्यूजी जो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। और दूसरा है माउंट एसो, ये हाल ही में एक्टिव होने की वजह से काफी चर्चा में था। अच्छा। और अंत में भारत की बात करते हैं। भारत में कहाँ है ज्वालामुखी? भारत में 2 हैं। और दोनों ही अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर है। कौन कौन से? एक है नारकोंडम। नारकोंडम। और दूसरा है बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी, ये नाम सुना हुआ है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का इकलौता एक्टिव वोल्केनो। जी हाँ, बैरन ज्वालामुखी। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भूकंप। भूकंप, इसका शाब्दिक अर्थ तो है भूमि का कंपन, धरती का कांपना। हाँ बिल्कुल। पृथ्वी की सतह पर जब अचानक बहुत तेज हलचल होती है तो उसे भूकंप कहते हैं। इसके पीछे का कारण है पृथ्वी की अंदरूनी ऊर्जा का बाहर निकलना। और यही ऊर्जा फिर भूकंपीय तरंगे बनाती है। एकदम सही। और इससे जुड़े 2 बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। पहला तो ये कि भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहते हैं। हाँ, और जिस यंत्र से इसे मापा जाता है उसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं भूकंप के कारणों पर। ये आखिर आता क्यों है? देखिए, इसके कई कारण हैं। पहला और जो सबसे सीधा लगता है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। अच्छा, मतलब जब ज्वालामुखी फटता है तो आसपास की जमीन कांपती है। हाँ, उससे आसपास के क्षेत्रों में कंपन होता है। दूसरा एक सिद्धांत है पृथ्वी का सिकुड़ना। पृथ्वी का सिकुड़ना, ये थोड़ा अजीब है। हाँ, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होकर सिकुड़ रही है और इस प्रक्रिया में उसकी परतों में हलचल होती है। और एक मानवीय कारण भी है ना, जलीय भार। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है समझना। जब हम नदियों पर बहुत बड़े बड़े बांध और जलाशय बनाते हैं तो उनमें जो पानी जमा होता है उसका वजन बहुत ज्यादा हो जाता होगा। बहुत ज्यादा, और वो वजन नीचे की चट्टानों पर दबाव डालता है। इससे उनकी स्थिति में बदलाव आ सकता है और भूकंप की संभावना बन जाती है। लेकिन सबसे प्रमुख कारण तो कुछ और ही है। हाँ, सबसे प्रमुख कारण है प्लेट टेक्टोनिक। हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी परत है वो कई विशाल प्लेटों में बटी हुई है। और ये प्लेटें लगातार खिसकती रहती हैं। बिल्कुल, और जब ये आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं तो जबरदस्त हलचल पैदा होती है और उसे ही हम भूकंप कहते हैं। अच्छा, अब भूकंप से जुड़ी कुछ शब्दावली को समझते हैं, जैसे फोकस और एपिसेंटर। देखिए, पृथ्वी के अंदर मतलब सतह के नीचे वो बिंदु जहां से ये भूकंपीय तरंगें असल में पैदा होती हैं, जहां चट्टान टूटती है। हाँ, उसे भूकंप केंद्र या फोकस कहते हैं। ठीक है, फोकस। और एपिसेंटर क्या है? एपिसेंटर या अधिकेंद्र
उस फोकस के ठीक 90 डिग्री ऊपर होता है। मतलब जमीन की सतह पर। बिल्कुल, पृथ्वी की सतह पर वो जगह जहां इन तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है। तो इसका मतलब सबसे ज्यादा विनाश भी एपिसेंटर पर ही होता होगा। हाँ, क्योंकि वहां तीव्रता सबसे अधिक होती है, सारी ऊर्जा सीधे वहीं टकराती है। ठीक है, अब इन तरंगों की बात करते हैं। भूकंप के दौरान 3 तरह की तरंगे बनती हैं, पी, एस और एल तरंगे। हाँ, चलिए पी तरंगों से शुरू करते हैं। पी मतलब प्राइमरी। हाँ, पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे। इनकी गति सबसे तेज होती है, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसीलिए ये अधिकेंद्र पर सबसे पहले पहुंचती हैं। बिल्कुल, और इनकी एक और खास बात है, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों से गुजर सकती हैं। ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है ना? हाँ, ये लॉन्जिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इनसे विनाश सबसे कम होता है। ये बस एक तरह की पहली चेतावनी होती है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर है एस तरंगे। एस तरंगे यानी द्वितीयक तरंगे या सेकेंडरी वेव्स। इनकी औसत गति पी तरंगों से लगभग आधी होती है, करीब 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। और इनकी सबसे बड़ी खासियत? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, द्रव से नहीं। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, और ये अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स तरंगे होती हैं। इनसे औसत क्षति होती है। और अब आती है तीसरी और सबसे खतरनाक तरंगे, एल तरंगे। एल तरंगे, इनकी खोज HD लव ने की थी, इसलिए इन्हें लव वेव्स भी कहते हैं। ये धरातलीय तरंगे हैं, मतलब सतह पर चलती हैं। बिल्कुल, इसीलिए ये सबसे खतरनाक है। इनकी गति सबसे धीमी होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड ही। पर विनाश सबसे ज्यादा यही करती हैं। हाँ, धरातल पर जो भी विनाश हम देखते हैं वो मुख्य रूप से एल तरंगों के कारण ही होता है। ये भी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अब दुनिया के उन क्षेत्रों की बात करते हैं जहां भूकंप सबसे ज्यादा आते हैं। दुनिया को 3 मुख्य भूकंपीय क्षेत्रों या बेल्ट्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रशांत महासागरीय पेटी। हाँ, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। दुनिया के लगभग 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं ना? बिल्कुल, अग्निवलय, क्योंकि यहाँ भूकंप और ज्वालामुखी दोनों बहुत ज्यादा हैं। इसमें चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का से लेकर जापान और न्यूजीलैंड जैसे देश आते हैं। मतलब एक पूरा वलय। और दूसरा क्षेत्र? दूसरा क्षेत्र है मध्य महाद्वीपीय पेटी यानी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। यहाँ लगभग 21% भूकंप आते हैं, और ये हमारे लिए जरूरी है क्योंकि भारत इसी पेटी में आता है। सही कहा, हिमालय का पूरा क्षेत्र इसी में है। और तीसरी है मध्य अटलांटिक पेटी। हाँ, मिड अटलांटिक बेल्ट। ये अटलांटिक महासागर में है और यहाँ दुनिया के बाकी बचे मतलब लगभग 16% भूकंप आते हैं। भूकंप का पूर्वानुमान लगाना तो लगभग नामुमकिन है, पर एक संकेत मिलता है ना? हाँ, एक तथ्य है कि भूकंप आने से ठीक पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जमीन की दरारों से ये गैस निकलने लगती है। हाँ, पर ये हर बार हो जरूरी नहीं, इसलिए इस पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते। ठीक है, अब भूकंप को मापने की बात करते हैं। यंत्र तो सिस्मोग्राफ है, पर पैमाने कई हैं। हाँ, पैमाने 3 हैं, रिक्टर स्केल, मर्केली स्केल और रॉसी फेरल स्केल। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल तो रिक्टर स्केल का ही होता है। बिल्कुल, रिक्टर स्केल ही सबसे ज्यादा मान्य है। इसमें 1 से 9 तक की रीडिंग होती है और इसकी हर अगली इकाई पिछली वाली से 10 गुना ज्यादा तीव्र होती है। हाँ, तीव्रता 10 गुना बढ़ती है। मतलब 3 रिक्टर का भूकंप 2 रिक्टर के भूकंप से 10 गुना ज्यादा कंपन पैदा करेगा। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बिल्कुल, और जो रॉसी फेरल स्केल है उसमें मापन 1 से 11 तक होता है। चलिए, तो अब कुछ मुख्य बिंदुओं को जल्दी से दोहरा लेते हैं जो परीक्षा के लिए जरूरी हैं। ठीक है। पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उस जगह को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भूकंप केंद्र या फोकस। और पृथ्वी की सतह पर ठीक फोकस के ऊपर का बिंदु, वो कहलाता है अधिकेंद्र या एपिसेंटर, जहां पहला झटका महसूस होता है। कौन सी भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं? एल तरंगे, क्योंकि वो धरातलीय होती हैं। विश्व के सबसे ज्यादा भूकंप किस पेटी में आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी में, जिसे हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। और आखिरी सवाल, भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? रेडॉन गैस की। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, महाद्वीप और महासागर। हाँ, और हम शुरुआत करते हैं पृथ्वी की सतह के विभाजन से। ये आंकड़े काफी दिलचस्प हैं। अच्छा जी, पृथ्वी का लगभग 71% भाग, मतलब ज्यादातर हिस्सा महासागरों से ढका है। और बाकी का 29%? वो जमीन है यानी महाद्वीप,
और इसी विशाल जल राशि की वजह से अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखती है। इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। बिल्कुल। तो फिर पानी की दुनिया से ही शुरू करते हैं। हाँ, विश्व में कुल कितने महासागर हैं? मुख्य रूप से 5 प्रमुख महासागर माने जाते हैं, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो। हाँ, आकार के अनुसार। तो सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, फिर अटलांटिक, उसके बाद हिंद महासागर, फिर दक्षिणी और सबसे छोटा है आर्कटिक। 5 महासागर, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। ये क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। हाँ, पर इसके लिए एक बहुत ही सरल ट्रिक है जो परीक्षाओं के लिए काफी काम आती है। अरे वाह, बताइए। बस एक शब्द याद रखना है, पैसा। पैसा। जी। P से पैसिफिक, A से अटलांटिक, I से इंडियन, S से सदर्न और A से आर्कटिक। ये तो बहुत बढ़िया है। पैसा, सबसे बड़े से सबसे छोटे तक का क्रम। बिल्कुल। तो चलिए P यानी पैसिफिक से ही शुरू करते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, ये तो हम जानते हैं। और क्या खास है? यह सिर्फ सबसे बड़ा ही नहीं बल्कि सबसे गहरा भी है। ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। 1/3? हाँ, और पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त वो इसी महासागर में है। मैंने रिंग ऑफ फायर के बारे में भी सुना है, वो भी यही है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय क्षेत्र भी यही है। दुनिया के 75% से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ज्यादा भूकंप इसी इलाके में आते हैं। अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया के पास जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो भी प्रशांत महासागर में ही है। यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। कमाल है। अब आते हैं पैसा के अगले ए पर, यानी अटलांटिक महासागर दिखती है। जी, इसकी आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी है। ये सवाल अक्सर परीक्षाओं में आता है। अच्छा, और इसका सबसे गहरा स्थान? वो है प्यूटोरिको गर्त। मैंने उत्तरी अटलांटिक में सारगेसो सागर के बारे में भी पढ़ा है, वो क्या है? सारगेसो सागर बहुत ही अनोखी जगह है। इसकी सबसे अजीब बात यह है कि इसका कोई तट नहीं है। कोई तट नहीं? मतलब ये चारों ओर से समुद्र से ही घिरा हुआ है। इसका नाम सारगैसम नाम की एक समुद्री वनस्पति के कारण पड़ा है। और प्रसिद्ध बरमूडा ट्रायंगल भी तो यही है। हाँ, वो भी यही है। और व्यापार के नजरिए से देखें तो ये दुनिया का सबसे व्यस्त महासागर है। ठीक है, अब आई पर आते हैं, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। जी, तीसरा सबसे बड़ा महासागर, और ये दुनिया का एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश, हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। इसे अर्ध महासागर भी कहा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये उत्तर में एशियाई महाद्वीप से घिरा हुआ है। मतलब इसका फैलाव बाकी महासागरों की तरह ध्रुवों तक नहीं है। और इसका सबसे गहरा बिंदु? वो है सुंडा गर्त, जिसे पहले जावा गर्त भी कहते थे। चलिए, अब एस और ए बचे हैं, सदर्न और आर्कटिक। हाँ, दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिक महासागर। ये दुनिया के दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरे हुए है। इसका विस्तार कहाँ तक है? इसका विस्तार 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से दक्षिण तक माना जाता है। और आखिरी सबसे छोटा आर्कटिक महासागर? जी, ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है उत्तरी गोलार्ध में। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। छिपता हुआ? हाँ, क्योंकि ये साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढका रहता है, जैसे छिपा हुआ हो। बहुत दिलचस्प। तो ये तो हुए महासागर। अब बात करते हैं